तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी को वॉइस क्लियर जा रही है? सभी दोस्तों को वॉइस क्लियर जा रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी को वॉइस क्लियर जा रही है? चलिए, तो वॉइस क्लियर जा रही है तो आज हमारा जो क्लास है वो फिर से MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन आज हम लोग फिर करेंगे। आज हमारा जो क्लास है वो 20 ऑब्जेक्टिव्स का है। जो इससे पहले हमने 20 किए थे उसके बाद के 20 सवाल है इसमें, उसको करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर में हम इस क्लासेस को शुरू करते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं तो चलिए थोड़ी देर में क्लासेस को स्टार्ट किया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लासेस। बढ़ते हैं हम लोग पहले नंबर सवाल की ओर। पहला नंबर सवाल हम लोगों ने 1 से 20 तक पिछले क्लास में कर लिया था। अब उसके आगे 1 से 20 तक हम लोगों ने कर लिया था, उसके आगे करेंगे 21वें नंबर से। 20 का कल का आखिरी सवाल आप सबको याद होगा, राज्यपाल के निर्वाचन की न्यूनतम आयु क्या है? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। चलिए अब आगे से हम लोग करेंगे। अगला सवाल है 21वां नंबर, राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत का सबसे प्रथम नागरिक जिसको हम लोग कहते हैं, राष्ट्रपति जो है उसको हम लोग शपथ किस आर्टिकल के तहत या फिर किस अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं? अनुच्छेद 50, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 58, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 58 या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बताएं आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत हम लोग राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं? आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का फर्स्ट सिटीजन होता है। क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन, यानी पहला नागरिक जिसको हम लोग कहते हैं। और इसका पद हमने कहां से लिया है? पद हमने लिया है ब्रिटेन से, याद है ना? और पद का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 51, ये पद है। लेकिन आपको बताना है शपथ, शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो शपथ का वर्णन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 60। यानी आर्टिकल 60 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, या फिर वो नहीं है तो अन्य न्यायाधीश हमको क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है? तो आर्टिकल 60 के तहत। कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 ये कहता है कि गोसाईथान पर्वत कहाँ स्थित है? एक पर्वत है गोसाईथान, कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? ये चीन में है, नेपाल में है, भारत में है या भूटान में है? आप सभी लोग बताएं ये जो पर्वत है गोसाईथान, ये है कहाँ? गोसाईथान पर्वत कहाँ स्थित है? चीन, नेपाल, भारत, भूटान। आप सभी लोग बताएं यह पर्वत कहाँ स्थित है? चलिए तो इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग दें। चलिए इस सवाल का उत्तर बताएं सभी लोग। तो इस सवाल का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चीन, चीन में स्थित है गोसाईथान पर्वत, और ये तिब्बत में है। और तिब्बत कहाँ पर है? तिब्बत चाइना के अंदर है, इसीलिए चाइना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 23। पिन कोड के पहले अंक, पहले 3 अंक मिलकर क्या दर्शाते हैं? ऐसा सवाल आपने देखा होगा कि पिन कोड जो है, यानी हमारी पिन कोड जो है वो क्या है? वो सभी की अपनी अपनी पिन कोड होती है। तो पिन कोड के पहले 3 अंक मिलकर क्या दर्शाते हैं? सबके शहर का अपना अपना पिन कोड होता है, तो वो जो पिन कोड के पहले 3 अंक है वो क्या दर्शाते हैं? देश, राज्य, जिला या शहर? पहले जो पिन कोड के पहले 3 अंक है वो क्या दर्शाते हैं? किसी देश को दर्शाते हैं, किसी राज्य को दर्शाते हैं, किसी जिला को दर्शाते हैं या फिर किसी शहर को दर्शाते हैं? इस सवाल का उत्तर बहुत कम बच्चे को पता होगा। ये पता होगा तो बताएं फटाफट। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, जिला। जिला को, डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है। किसको? डिस्ट्रिक्ट को।
चलिए अगले सवाल है हमारा सवाल नंबर 24। ये भी आपका ज्योग्राफी का है। गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन का नाम सुने होंगे। गार्डविन ऑस्टिन है एक, ये क्या है आपको बताना है। गार्डविन ऑस्टिन क्या है? ऑप्शन है आपके दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है, या फिर भूवैज्ञानिक है। क्या है ये? यानी जो ये गार्डविन ऑस्टिन है आखिर है ये क्या? दर्रा, दर्रा क्या कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। शिखर, टेलीस्कोप आविष्कारक है, या भूवैज्ञानिक है। शिखर का मतलब ऊंचाई, शिखर का मतलब चोटी जिसको बोलते हैं। आप बताएं गार्डविन ऑस्टिन है एक। तो गार्डविन ऑस्टिन दोस्तों क्या है? आपने सुना होगा एक नाम K2, K2 भी इसी का ही नाम है। और यह एक शिखर है, यह एक चोटी है जो पूरे विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट पीक है। पूरे विश्व की क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पीक, यानी संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी। पहली है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है ये। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, 8611 मीटर, देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 हो गया, 25 की ओर बढ़ेंगे। 25वां नंबर सवाल क्या कहता है बाबू? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष, सवाल अच्छे से आ जाए, और छोटा। चलिए अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? ऑप्शन है आपका पृथ्वी, अरुण, वरुण, बृहस्पति। इंग्लिश आपको बता देते हैं। पृथ्वी का हो जाएगा आपको अर्थ, अरुण का हो जाएगा यूरेनस, वरुण का हो जाएगा आपका नेपच्यून, और जुपिटर का बृहस्पति का हो जाएगा जुपिटर। चलिए बताइए, यानी किस ग्रह का घूर्णन कक्ष इतना अधिक झुका हुआ है, सबसे ज्यादा झुका हुआ है, कौन सा, जिसके कारण उसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। चलिए आपके सामने ऑप्शन है, आप सभी इसका उत्तर दें, फटाफट उत्तर दे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुण। अरुण क्या है? अत्यधिक झुका हुआ है, जिसके कारण इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 26। सभी लोग आंसर दे फटाफट। अगला सवाल है आपका 1857। हमने 1857 का विद्रोह जरूर पढ़ा होगा। उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब यह विद्रोह हो रहा था उस दौरान, यानी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके बाद तो वायसराय आ गया था 1857 के बाद। जब चल रहा था उस समय क्या था, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, या लॉर्ड रिपन? आप सभी लोग बताएं। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, यह जब हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय होगा नहीं, क्योंकि वायसराय इस समय नहीं था, वायसराय इसके बाद आया था जब यह युद्ध समाप्त, विद्रोह समाप्त हो गया था तब। अब क्लियर दिख रहा है? चलिए सभी लोग बताएं, आप सभी लोग उत्तर दें फटाफट। तो सभी लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या थे? इस समय के गवर्नर जनरल थे। और ये विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? याद होगा सबको, मेरठ से, जहां झांसी की रानी भी इसमें लड़ी थी, इसमें तात्या टोपे भी लड़े थे, इसमें कौन, बिहार के कौन थे, वीर कुंवर सिंह भी थे इसमें। चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, सवाल नंबर 27। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा राजा है जो जिसने इतनी चीजें जीती, इतने राज्य को जीता कि उसके कारण इसे इंडियन नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत नेपोलियन से इसे संबोधित किया गया। बताइए कौन सा ऐसा राजा था जो अपने विजय के कारण नेपोलियन के नाम से फेमस था? आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। ऑप्शन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? कोई चंद्रगुप्त था, या स्कंदगुप्त था, या ब्रह्मगुप्त था, या समुद्रगुप्त था? आप लोग बताएं क्या हो जाएगा 27 नंबर सवाल का उत्तर?
फटाफट आंसर दो आप सभी लोग। 27 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 28। 28 ये कहता है कि फाहियान, फाहियान का नाम सुने होंगे। फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? ये इंडिया आया था, लेकिन उस समय कौन भारत का राजा था ये बताना है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त, यह किस राजा के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त? बताइए फाहियान किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप दे। अभी इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दे। ये जो यात्री है ये चाइना से आया था। कहां से आया था? ये चाइना से आया था भारत की दशा देखने। इसने अपनी बुक्स में भी इसका वर्णन किया है भारत का। तो ऑप्शन बताएं, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। आप सभी लोग बताएं। कुमारगुप्त रॉन्ग हो जाए, रामगुप्त बताएं। रामगुप्त होगा क्या? दोनों रॉन्ग। रॉन्ग इज अ राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था कौन? चीनी यात्री फाहियान। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 29। उसी के दरबार में आया था। अगला सवाल है, देखो ये सवाल पिछले साल भी पूछा गया है कि सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था, ये पूछा गया था। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में? आप सभी लोग बताएं सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? यूपी में है, एमपी में है, एपी में है या फिर एपी में है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश दोनों तो एपी है। चलिए यूपी, एमपी, एपी, यूपी, एमपी, एपी, क्या हो जाएगा? यूपी, एमपी, एपी, एपी। ऑप्शन बताए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सांची का जो महान स्तूप है ये बनवाने वाले थे सम्राट अशोक। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने ये बनवाया था। और ये कहां बनवाया था? तो यूपी नहीं एमपी में बनवाया था। यूपी नहीं एमपी में बनवाया था, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 30। वातावरण, वातावरण यानी एटमॉस्फेयर, यानी ये आया आपकी जियोग्राफी का क्वेश्चन। आप सभी ने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, आप सभी लोग इसका उत्तर दे सभी बच्चे। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? यानी कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर का लेयर है जो रेडियो वेव्स को, क्या? जो रेडियो तरंगों का मतलब होता है रेडियो वेव्स को, परावर्तित का मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है, वहां से लौटा देता है। क्या कर देता है? लौटा देता है। वो कौन सी परत है? ऑप्शन है आपके सामने, आयान मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर? नहीं, थर्मो नहीं, ट्रोपो। ट्रोपो, स्ट्रैटो, ट्रोपो, स्ट्रैटो, आइनो या फिर एक्सो? आप बताएं वातावरण की वैसी परत कौन सी है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट वापस लौटा देती है? तो वापस लौटाने का काम कौन सी परत करती है? क्षोभ मंडल करती है क्या? नहीं, क्षोभ मंडल तो एकदम निचवे होता है, ये तो करवे नहीं करेगा। बाह्य मंडल दम बाहर होता है। आयान मंडल, कौन सा मंडल हमको वेव्स को लौटा देता है? आयान मंडल। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 31। 31 क्या कहता है? 31 ये कहता है कि कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? यानी आपने पढ़ा होगा कि कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस जो भारत, पूरे वर्ल्ड के ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऑप्शन है आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, विषुवत रेखा, इक्वेटर या फिर उपरोक्त में से सही ऑल ऑफ दीज? आप बताएं क्या हो जाएगा? कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आप दें सभी लोग। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी इसको बोलते हैं इक्वेटर या फिर इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर क्या करती है? पूरे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। चलिए अगला सवाल है आपका 32 नंबर। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी ये जो दल बदल कानून है ये भारतीय संविधान की किस शेड्यूल में इसका वर्णन है?
दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची? आप सभी लोग बताएं किस अनुसूची में इसका वर्णन है, पहली, 10वीं, तीसरी या चौथी? किस अनुसूची में इसका वर्णन है बताएं? दल बदल यानी कानून संविधान संबंधी किस अनुसूची में इसका वर्णन है? चलिए आप सभी लोग बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, दूसरी, 10वीं, चौथी या तीसरी? तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ए, नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची के तहत इसको जोड़ा गया है। किसवीं अनुसूची के तहत? 10वीं अनुसूची के तहत। लेकिन आप सभी को पता होगा मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, 4 को बढ़ाकर क्या किया गया, 12 को किया गया। तो कोई ना कोई संशोधन होगा। तो 10वीं किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन के तहत। और इसे कब जोड़ा गया? 1985 में। याद रखिएगा संविधान की 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985। 92वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया? तो दल बदल कानून को जोड़ा गया। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 23, सॉरी 23 नहीं 33। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदियां कौन सी है? यानी कि वैसी नदियां जो दक्षिण भारत में बहती है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो बताइए कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, यानी कौन सी ऐसी नदी है जिसे हम भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कहते हैं? भारत की सबसे लंबी नदी नहीं, वो हिमालय से निकलने वाली है, ये है प्रायद्वीपीय नदी यानी जो दक्षिण भारत में बहती है। वो कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी? कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है या फिर नर्मदा नदी? आप सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका प्रिय उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। कृष्ण नहीं, कृष्णा रॉन्ग। कावेरी ये भी रॉन्ग। नर्मदा ये भी रॉन्ग। राइट इज अ गोदावरी। गोदावरी इज अ राइट आंसर। गोदावरी क्या है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसे हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्या? दक्षिणी गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय में सबसे लंबी कौन? गोदावरी, जिसे हम लोग दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 34। दोस्तों 34 ये कहता है कि तिब्बत में एक नदी बहती है जिसको हम लोग सांगपो कहते हैं और वह नदी भारत में भी बहती है। तो बताइए उसका नाम क्या है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सवाल है आपका कि तिब्बत में जिस नदी का नाम सांगपो है वह नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, तिस्ता है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो तिब्बत में बहती है तो उसे हम लोग सांगपो कहते हैं और भारत में बहती है तो कुछ और नाम से जानी जाती है? बताइए। आपके सामने है ए बी सी डी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, तिब्बत, सॉरी तिस्ता, तिब्बत नहीं तिस्ता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलिए आप लोग उत्तर दें या हम दें? भारत की हिंट देना पड़ेगा क्या? भारत की लंबी है या चौड़ी है या भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है? कौन सी नदी? तो गंगा तो होने से रही नहीं, क्योंकि गंगा तो तिब्बत में जाती ही नहीं है। गंगा तो भारत से बांग्लादेश होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। सॉरी अरब सागर बोल रहे, बंगाल की खाड़ी में। चलिए ब्रह्मपुत्रा नदी हो सकती है क्या? हाँ ब्रह्मपुत्रा नदी इज राइट आंसर। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसे तिब्बत में हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 35। 35 ये कहता है जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, वाटर पोलो है, क्रिकेट है, बेसबॉल है? उसे क्या खेलना पसंद था? हॉकी,
वाटर पोलो, क्रिकेट या बेसबॉल? बताएं। हॉकी, वाटर पोलो, वेटर पोलो लिखा गया ना, वाटर पोलो हो जाएगा, इसको काट के लिख दो वाटर पोलो। क्रिकेटर, क्रिकेट, बेसबॉल, क्या उत्तर सही हो जाएगा बताइए? बेसबॉल, क्रिकेट, वाटर पोलो, हॉकी। जमाइका का नेशनल गेम क्या है? जैसे भारत का नेशनल गेम क्या है दोस्तों? हॉकी। उसी प्रकार जमाइका का राष्ट्रीय खेल है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? जमाइका का नेशनल गेम है। इज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 ये कहता है कि बिहार के किस अफगान नेता ने हुमायूं को हराया था? यानी बिहार का ऐसा कौन सा अफगान नेता था जिसने हुमायूं को हराया? वहमन शाह, दाऊद शाह, अब्बुल फैजी या फिर शेर शाह सूरी? हिंट है आप लोग देते हैं, आप सभी लोग इसका उत्तर दे। हिंट है आपको बताते हैं, हिंट क्या है? उसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। अब तो आंसर आ जाएगा सबको। उसका हिंट है बिहार के सासाराम में उसका मकबरा है, तो वो कौन है? शेर शाह सूरी इज अ राइट आंसर। तो बिहार के किस नेता, अफगान नेता ने हुमायूं को हराया? शेर शाह सूरी ने हराया था और उसे भगा दिया था। और उसके बाद अकबर आया था, हुमायूं को भगा दिया था ये मार के। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 37। 37 ये क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया था? भारत का राष्ट्रीय गीत आप सभी को पता होगा वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? 1886 में, 1896 में, 1906 में या 1907 में? ऑप्शन आपके सामने है, मैं आप सभी को बताऊंगा यह कब गाया गया था। उससे पहले ये जान लें यह कहां गाया गया। यह गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहां गाया गया था? कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में। कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था कहां पर? कलकत्ता में। वहीं पर यह गाया गया था। कहां गाया गया था? वहीं पर यह गाया गया था। और कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया था। कब? 1896 में गाया गया था, 1896 में। चलिए अगला सवाल, कहां गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का 1896 में। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 38। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपको सभी को पता होगा कि भारत का नेशनल सिंबल क्या है? उसमें 4 शेर हैं, कुछ नीचे चक्र भी है। तो वह शेर जो है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3 या 4? एक बार में हम लोग कितने शेर को देख सकते हैं बताएं? 1, 2, 3 या 4? आप सभी लोगों को पता होगा। दिखाई तो हमको 4 देता है, नहीं दिखाई हमको 3 देता है। रहता है 4, है 4 लेकिन दिखेगा कितना? मात्र 3। एक बार में 3 ही देख सकते हैं, एक पीछे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 39। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? यानी कौन, भारत की ऐसी कौन सी महिला है जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मीरा कुमारी होगा ना, मीरा कुमारी या फिर लीला सेठ? मीरा कुमारी या फिर लीला सेठ? बताएं क्या हो जाएगी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? चलिए 39 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 39 का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका सवाल नंबर 40। 40 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? यानी कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसका संबंध हम लोग खेल से नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। बताएं या सरस्वती पुरस्कार। ये 4 ऑप्शन है, बताएं ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो खेल क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या सरस्वती पुरस्कार? चलिए तो इस सवाल का हम सही उत्तर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? ए होगा क्या? सी होगा क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती पुरस्कार इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरस्वती पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि खेल के क्षेत्र में। बाकी ये 3 किसके क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए
आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमारा आज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट, पिछले क्लास में 20, आज का 20। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों को क्या करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट करके आप सभी लोग बताइए आपकी क्लासेस आप सभी को कैसी लगी। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। और साथ ही साथ आप ये भी जानकारी लेते जाएं कि हमारे द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा एक न्यू बैच लाया गया है टोटल लर्निंग पर पैरामेडिकल के लिए 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो फटाफट आए, उसमें एडमिशन ले, बहुत ही कम सीट बची हुई है। आप लोग एडमिशन लें फटाफट, 2024 की तैयारी करें हम सभी लोगों के साथ। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में।